हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो ज़िंदगी है। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। 19 अप्रैल 2022 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया। लीवर हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को तो तब्दील करता ही है, साथ ही हमारे खून में से जो हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी फिल्टर करता है। वैसे तो लीवर के ख़राब होने की कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि वायरस, हेपेटाइटिस, मसालेदार ऑयली खाना, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अल्कोहल। तो जिस वजह से इन्हीं रीज़न्स की वजह से हमारा लीवर बीमार पड़ सकता है। तो नाजरीन, अगर आप भी लीवर की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालात पूछना चाहते हों तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, जैसे दिल दिमाग को हमारे जिस्म के आज़ाए रईसा में शुमार किया जाता है, उसी तरह हमारा जिगर भी हमारे जिस्म में निहायत अहमियत का हामिल है। जिगर हमारे जिस्म का दूसरा बड़ा और निज़ाम हाजमा में अहम किरदार अदा करने वाला उज़्व है। हम जो भी शय खाते हैं, चाहे ग़िज़ा हो या दवा, वो हमारे जिगर से ही होकर गुजरती है। अगर जिगर का ख्याल न रखा जाए तो ये बआसानी खराब होकर हमें बहुत से अमराज में मुब्तला कर सकता है। जिगर इंसान के जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जिनको आम तौर पर उस वक्त तक संजीदा नहीं लिया जाता जब तक कि वो मसाइल का बायस नहीं बनने लगते, और कुछ लोगों के लिए बहुत ताखीर हो जाती है। जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना मुताद्दिद वजूहात के बायस अच्छी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। ताहम इसकी बड़ी अहमियत ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हजम करने के लिए जिगर की जरूरत होती है। बेशतर अफराद जिगर के मुख्तलिफ अमराज की इब्तदाई अलामात को पहचान नहीं पाते, और अगर उन पर तवज्जो चली भी जाए तो ये जानना मुश्किल हो सकता है कि उनकी वजूहात क्या है। इसकी वजह यह है कि जिगर के मसाइल की शुरुआती निशानियाँ बहुत आम होती हैं, जैसे पेट में दर्द, भूख का एहसास न होना, थकावट या तवानाई की कमी और हैजा। इन अलामात से लोगों को ये एहसास हो सकता है कि ये आम सी कोई बीमारी की अलामात हैं। जिगर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिगर वो तमाम ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसे तवानाई में तब्दील कर देता है, जबकि ये तवानाई हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिगर पर तमाम क़ुव्वतों का दारोमदार है। जिगर में खराबी होने पर खून के उम्दा न बनने और पूरी तरह आज़ा को न पहुँचने की वजह से बदन की हालत खराब हो जाती है। हमारे जिस्म का एक नाजुक उज़्व है जिगर, जो न ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है और न ही ज़्यादा गर्मी। भारी ग़िज़ा खाने, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करने, शराब नोशी और वर्जिश न करने की वजह से जिगर की हरारत बढ़ जाती है और उस पर वर्म आ जाना, जिगर का बढ़ जाना या सिकुड़ जाना जैसी परेशानियां लाहिक हो जाती हैं। काबिल गौर है कि जिगर खुद को एक सुपर हीरो की तरह दोबारा बना सकता है। उसमें ये सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नाकाबिल तस्खीर है। उसे भी दूसरे आज़ा की तरह नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी अपनाई जाए, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाई जाए और बाकायदगी से वर्जिश की जाए, ताकि हमारा जिगर और तमाम आज़ा सेहतमंद रहें। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे लीवर केयर के बारे में कि किस तरह से हम अपने लीवर का ख्याल रखें, किस तरह की तर्ज ज़िंदगी को फॉलो करें ताकि हम अपने आप को और अपनों को लीवर से होने वाली बीमारियों से बचा सकें। और इन्हीं सब मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक स्पेशल पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गोविंद माखरिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है सर। हमारे साथ है डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ है डॉक्टर विनोद कुमार यादव, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपका भी इस्तकबाल है। तो प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर गोविंद आपसे करते हैं। जैसे कि 19 अप्रैल से वर्ल्ड लीवर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरे वीक ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लीवर की अहमियत को कैसे देखते हैं? अब ये देखिए रतिका, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा मशगूल रहते किसी किसी काम में जी। और बहुत से प्रश्न हमारे
जहन में आते हैं प्रतिदिन, कुछ काम के, कुछ रहन सहन के, जी। और हमारा दिमाग कुछ चीज़ों पे नहीं आता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है, और अपने ऑर्गन को हम कैसे ठीक रखें वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो इसलिए बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ ने ये दिवस बनाए हैं कि आप इस दिन को सेलिब्रेट करो एंड फोकस ऑन लिवर हेल्थ फॉर एग्जांपल। तो ये दिन है 19 तारीख वाले बताया आपने, जी। वो है लिवर डे। राइट। इट मीन्स हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित हो लीवर के वर्ड पे, और ये समझे कि लीवर क्या चीज़ है, लीवर से क्या बीमारियां होती हैं, और इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, और लीवर ही नहीं और भी सारे ऑर्गन्स की अलग अलग बातें होती हैं। तो ये इस दिवस का ये मतलब है कि पूरे दुनिया भर में सब मिलजुल कर करके ये बात करते हैं कि लीवर में क्या बीमारियां होती हैं और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर सिद्धार्थ, वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारे जिसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, सबकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उन्हें। तो मैं आज आपके ज़रिए से एक बार और अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि लीवर डे की अहमियत आप कैसे देखते हैं। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, हम कई सी बार ये नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ें हमारे जिगर को या लीवर को ठीक रखने में ज़रूरी हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जिगर को ठीक नहीं रखती हैं और ख़राब करती हैं। इन्हीं चीज़ों को उजागर करने के लिए कि क्या चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए या क्या चीज़ें ख़राब हैं, उसके लिए ऐसे ही कुछ एक दिन मुकर्रर किए गए हैं। सबसे जैसे ये वर्ल्ड लीवर डे है, उसमें सिर्फ यही बात करनी होती है कि आप कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप बीमारियों को दूर कर सकते हैं और एक सुखी अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आप क्या कहना चाहेंगे लीवर डे के बारे में? देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, हमारे शरीर की कंप्लीट फूड फैक्ट्री अगर मैं कहूँ किसी को, तो वो लिवर है। राइट। इसलिए जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसे संपूर्ण शरीर तक अच्छे से पहुँचाना और शरीर को संपूर्ण पोषण देने का काम अगर कोई करता है तो रक्त के द्वारा लीवर ही करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यकृत का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हर वो प्रयास करें जिससे कि हमारा लीवर स्वस्थ रहे और हमारा इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर यादव। डॉक्टर गोविंद, लीवर की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी कॉमन हो गई है अब ये डिसीज़, अगर हम जायज़ा करें कि क्या क्या कितनी प्रॉब्लम्स हैं इसकी लीवर की? जैसे भी डॉक्टर यादव ने बताया कि लीवर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हम खाना खाते हैं, जो खाना पचता है हमारी छोटी आंत में या बड़ी आंत में, जो खाना पचता है वो लीवर के थ्रू जाता है, और लीवर से ही हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है। जी। लिवर इज़ लाइफ। लिवर ख़राब हो गया तो वी कांट लिव, इतना इम्पोर्टेंट है। जी। तो और एक और बताना चाहूँगा कि लीवर या और जितने भी ऑर्गन हमारे पास हमारे शरीर में हैं, अगर हमें इतनी ज़रूरत है तो हमें इतना दिया गया, नेचर ने इतना लीवर दिया है। जी। और लीवर भी जिद्दी है, क्योंकि लीवर बोलता है कि आप कितना भी कुछ भी करोगे मैं ख़राब नहीं होऊंगा। मेरी इतनी कैपेसिटी मेरे में है, लेकिन फिर हम जिद्दी बन जाते हैं कि नहीं तुम्हारी जितनी भी है लेकिन मैं ज़्यादा जिद्दी हूँ, और हम लीवर ख़राब कर लेते हैं। तो लीवर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आदमी को, और भी देखा है कि आधा लीवर दे देते हो आप किसी और को ट्रांसप्लांट के लिए, किसी रिश्तेदार को दे देते हो लीवर, आप ठीक रहते हो। तो लीवर इतनी कैपेसिटी है, और भगवान ने भी इसलिए दिया है इतना लीवर कि आदमी के लिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना लीवर के आदमी रह नहीं सकता। और जैसे बताया कि जब छोटी आंत से हम कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ टॉक्सिन्स जा रहे हैं, कुछ पे दवाइयाँ जा रही हैं पेट के अंदर में, वो सब लीवर में आती हैं, और लीवर से मेटाबॉलिज्म होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीवर को ख़राब करती हैं। राइट। तो लीवर ख़राब ना हो इसलिए इतनी कैपेसिटी उसमें होती है। लीवर रिपेयर करता है, अपने आप को संभालता है, बार बार कि कुछ खराबी भी तो रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को वो। लेकिन अगर कोई चीज़ लगातार चलती रहे, कोई खराबी लगातार चलती रहे, तब एक सीमा होती है, इसके आगे वो काम नहीं कर पाता। ओके। और तब लीवर के सिम्टम आने शुरू होते हैं। शुरू में सिम्टम नहीं आते, शुरू में पता नहीं चलता कि आपके लीवर में खराबी चल रही है। तो सर, अगर ये माने कि जिस तरह से आपने कहा कि शुरू में नहीं आते, तो कितना टाइम लगता है एक बॉडी में पता लगने में कि लीवर अब हमारा डैमेज हो गया, कितना समय लग जाता है? लीवर दो बीमारियां होती हैं, एक होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब हुआ कोई जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है या हेपेटाइटिस ई वायरस है, उसका इन्फेक्शन लग गया, तो आप लीवर एकदम ठीक है भी आपका, और विद इन वीक्स में वो लीवर खराब हो जाएगा। और उसमें आदमी को पीलिया होता है और भी तकलीफें होती है, वो ठीक हो जाता है। रिपेयर मैकेनिज्म के कारण से वो
वायरस को कंट्रोल कर लेता है और ठीक हो जाता है, तो एक्यूट हो गया। एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है कि बीमारी चल रही है लीवर के अंदर में और धीरे धीरे उसका कारण अल्कोहल है, आपने बताया, रिपोर्ट ने बताया फैटी लीवर है, या फिर कुछ वायरस इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, और भी कारण है। उसका लीवर की डैमेज चलती रहती है स्लोली स्लोली स्लोली, एंड इट मे टेक अप टू 20 ईयर्स लीवर खराब होने में। 20 साल लग जाते हैं, मतलब 20 साल मान के चलिए, 20 साल भी लगते हैं, कभी 10 साल भी लगते हैं। तो इतना वक्त लग जाता है उसके लिवर खराब होने में, और हमें पता भी नहीं लगता। हमें ये बहुत डेंजरस है कि हमें पता ही नहीं लगता। एब्सोल्युटली। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें डॉक्टर सिद्धार्थ, तो सिम्टम्स नहीं आते हैं इसके लीवर के, तो अगर मुझे जानना है कि मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो उसके लिए क्या ज़रिया है, मैं किस तरह ये जान सकती हूँ? तो जैसे सर ने बताया, डॉक्टर गोविंद ने, कि लीवर के खराबी होने में करीबन 10 से 15 साल, 20 साल तक लगते हैं। इस दौरान आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिर्फ अगर आपको कुछ परेशानी आना शुरू होती है तो थकान लगना शुरू होती है शुरुआत में। वो हम ये मान के चलते हैं कि आजकल हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, इसलिए शायद हमें थकान लग रही हो और हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी परेशानी लगती है तो हमें सबसे पहले कुछ एक खून के बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए, जो LFT बोलते हैं जिसको, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये मामूली सी जांच है, बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली करा रहे हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि लीवर का स्टेज, किसी भी स्टेज में परेशानी शुरू हो रही है या नहीं हो रही है। एक अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है लीवर का, देखने के लिए कि लीवर कैसा दिख रहा है। सिमिलरली एक फाइब्रो स्कैन करके टेस्ट आता है, उससे भी हम लीवर की स्टिफनेस कितनी है, मतलब वो कितना कंप्रेसिबल है, कितना दब सकता है, ये हम देख सकते हैं। कंप्रेसिबल इसलिए बिकॉज अगर वो दब सकता है तो इसका मतलब है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा वो अभी पूरी तरीके से ज़िद्दी नहीं हुआ है कि वो वापस नहीं लौट सकता। सो अगर वो आपके कंट्रोल में है तो शायद वहाँ से लीवर वापस लाने में संभावना बनती है। एक बार सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे पैरों में सूजन आ गया, पेट में पानी आ गया, या खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, वो बहुत लेट हो जाता है। जब इस स्थिति में हमारे पास मरीज आता है तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती कि हम उसको बता पाएँ कि अब इसको कैसे रिवर्स करना है। अर्ली जितना जल्दी आप पकड़ पाएंगे कि लीवर में आपके परेशानी है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, LFTs में परेशानी शुरू हो रही है, उतनी जल्दी अगर आप प्रिवेंटिव स्टेप लेना शुरू कर देंगे तो आपका लीवर। तो आपको क्या लगता है किस एज से ये टेस्ट जो है हमें करवा लेने शुरू कर देने चाहिए? जो रिकमेंडेशन है वर्ल्ड ओवर, वो 40 साल के ऊपर हर किसी को करानी चाहिए। लेकिन आप जब भी शुरू करें, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप शुरू कर लें, लेकिन ऑन एन एवरेज साल में एक बार हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है। राइट, मतलब 40 प्लस में एक बार हेल्थ चेकअप जो है वो बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि 40 प्लस होने के बाद एक बार पूरे 1 ईयर में एक बार आप ज़रूर अपना हेल्थ चेकअप कराएं। थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर यादव, अगर आयुर्वेदा में इस तरह की प्रॉब्लम आती है अगर लीवर की, तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि इसका पकड़ना बहुत मुश्किल है, सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आयुर्वेद जहाँ तक है उसमें 2 बातें हैं। हमारे यहाँ बहुत ही शुरुआती दौर में किसी भी बीमारी को समझा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली हमारा प्रिंसिपल दोष के स्तर पे निर्माण होता है। तो जैसे मान लीजिए, इसमें 2 तरीके से लक्षण आते हैं। सबसे पहले पूर्व रूप आता है, यानी किसी बीमारी को होने से पहले पूर्व रूप आते हैं। पूर्व रूप में आपको, जैसे मान लीजिए आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, बदहजमी होना, डकार आना, गैस बनना, दे आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सामान्य सी है जो मरीज सोचता है कि जैसे आप बहुत ऑयली खाना खा लें, बहुत हैवी खाना खा लें, पनीर टाइप का खाना खा लें, तो आपको हजम कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपका लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम पूर्व रूप के ऊपर बहुत ही जल्दी, बहुत इतना समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि लीवर से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। और इस दौरान आप कई इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल होना, इसमें भी लगातार पेशेंट का, कई बार सब कुछ ठीक है, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन पेशेंट्स के वाइटल्स में दिक्कतें आ रही हैं। उसका कारण है जो हायर सिटीज़ में है, वो स्ट्रेस इज़ द बेसिक रीज़न। ठीक है, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डायबिटीज कम नहीं, हम दवाई भी खाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ है, बट मानसिक तनाव उसका, उससे फंक्शन लीवर को इम्पेयर करता है। तो मानसिक तनाव को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। और हमारे यहाँ जो आहार रस है
उसको उत्पन्न करने में आंतों का रोल है, और आहार रस को सही तरीके से पाचन करने का रोल यकृत और प्लीहा, जिसे आप स्प्लीन कहते हैं, इन दोनों का, और सिस्टम में मेटाबॉलिज्म को पाचन के में इसमें पैंक्रिया का रोल, ये तीनों का कोऑर्डिनेटेड रोल है। थर्ड बात है कि ज़्यादातर आप पेशेंट में देखेंगे कि वो कब्ज बताते हैं, पेट का साफ ना होना। इट मीन्स आपका जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे कुछ मात्रा में रुक रहा है, तो आपका पेट का साफ होना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और ज़रा भी आपको लगता है कि मेरे खाने में पाचन का डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई भारी चीज़ खाने से मुझे पच नहीं रहा है, तो ज़रूर आप अपने लीवर की जांच कराएं। और सबसे सिंपल तरीका है लंघन करें, आप खाना कम कर दें। अच्छा। गर्म पानी पिएं, फलाहार करें। इसलिए हमारे यहाँ व्रतों का एक कॉमन बताया हुआ है, साल में आजकल रमजान चल रहा है, तो इस तरीके से लीवर क्या है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि किसी भी लोड को लेती है, और किसी फैक्ट्री को अगर ठीक करना है तो उसके लोड को कम कर दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा। सीधा सा सवाल है, और लोड को जैसे ही कम करेंगे वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा। तो ये व्रतों के दौरान, रमजान के दौरान हम अनावश्यक रूप से आहार नहीं देते हैं, हल्का खाना देते हैं, तो लीवर अपने आप को रिपेयर करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर यादव। एक कॉलर है हमारे साथ, जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अमन जी, आपकी एज क्या है और अपना सवाल पूछिए। मेरी एज 35 साल है, और मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं कभी मतलब कोई भारी खाना खाता हूँ तो मतलब डाइजेशन सिस्टम का संबंध क्या लीवर से है? जी। लीवर खराब होने के लक्षण क्या डाइजेशन सिस्टम से हमारा डायरेक्ट संबंध क्या है इसका? ओके, तो आपकी दिक्कत है जब भी आप खाना खाते हैं तो वो मतलब डाइजेस्ट बहुत भारी भारीपन सा रहता है, क्या ये लीवर के खराब होने के लक्षण है क्या? ओके, डॉक्टर माखरिया आप क्या कहेंगे इस पे? अमन जी, ये शायद लीवर कारण से नहीं है। खाने के बाद में पेट का फूलना या भारीपन का लगना बहुत कॉमन सिम्टम है, और इसे हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। और इसके बहुत से कारण होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो कारण है कि पेट में जो आपका स्टमक है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उस कारण से लगता फील होती है आपको कि आपका पेट फूल गया खाने के बाद में। खाना प्रॉपर्ली पचता है, लेकिन आदमी को लगता है कि आदमी खाना तो रुक गया वहाँ पे। वो लीवर से इसका कोई मतलब नहीं है। इससे हम लोग नहीं कह सकते लीवर में कोई खराबी है। ओके, तो मतलब ये फिर कॉमन इसको ले, या ये कोई है कोई बीमारी का? ये बहुत कॉमन सिम्टम है, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन। अच्छा। हर एक तीसरे व्यक्ति को ये सिम्टम आते हैं कि खाने के बाद थोड़ा पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, आधे पौने घंटे में वो ठीक हो जाता है। यू कैन हैव अ वार्म वाटर या थोड़ा बहुत वॉक कर लिया या कुछ? एब्सोल्युटली, खाने का वॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो Nothing to worry about. हाँ, तो अमन जी आप परेशान में, तो ये लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप चाहें तो थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर माखरिया। जैसे कि अब लीवर की अगर हम बात कर रहे थे, जो जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन होता है, तो हम कहते हैं कि जो जॉन्डिस का असर सीधा लीवर पे पड़ता है, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि जॉन्डिस की वजह से लीवर में दिक्कत आती है, या लीवर ख़राब है ये इंडिकेशन है जिस वजह से हमें जॉन्डिस हुआ है? जॉन्डिस एक सिम्टम है, मतलब कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है। लीवर डैमेज हुआ है, चाहे लीवर के अंदर जो पित्त बनता है वो पित्त लीवर के सेल से पित्त बन करके वो पित्त की नलियों में आता है। ओके। तो नलियों में कोई रुकावट हो, कुछ ट्यूमर हो वहाँ पे, या कोई स्टोन लग गया हो, तो पित्त खाना रुक जाता है। इस कारण से पीलिया होता है। दूसरा कारण है कि अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन लगा, लाइक हेपेटाइटिस ई वायरस, और उससे लीवर के सेल में डैमेज हुई, तब फिर पीलिया होता है। और तीसरी बात है कि लीवर इतना खराब हो गया क्रॉनिक डिजीज में, इतना खराब हो गया कि वो जो बेसिक मिनिमम काम भी नहीं कर पा रहा। सर मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रोकना चाहूँगी, यहीं से मैं शुरू करूँगी। एक कॉलर है। हेलो जी, आपका नाम? आयुषी। जी आयुषी जी, आपका इस्तकबाल है। आपकी क्या उम्र है, कहाँ से बोल रही हैं, और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 20 ईयर है। 20 ईयर है जी। सवाल पूछिए अपना। मुझे खाना नहीं पचता है, और अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो हैवी लगता है पेट में, और दुखता भी है। ओके, तो वही सवाल है। अभी डॉक्टर ने आपको बताया ही था कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर सिद्धार्थ आप क्या इनको कहना चाहेंगे इसमें? जैसे अभी पिछले कॉलर से भी बात हुई थी, ये जो डिस्पेप्सिया का सिम्टम है बहुत कॉमन है। खाने के बाद आपको थोड़ी देर भारी लगता है, फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। सो उस सूरत में लीवर की वजह से ये ऐसा कह पाना संभव नहीं है। मोस्टली ये और कारणों से होता है। सबसे बड़ा कारण उसमें भी स्ट्रेस है,
उस समय अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा ये आपको परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेते हैं उतना जितना प्रेशर आपके दिमाग पे रहता है उतनी ही आपकी आंतों में रुकावट आती है। जो चीज़ें आगे जानी चाहिए वो आगे नहीं जाती हैं, वहीं पे रुकी रहती हैं। वही आपको धीरे धीरे फील होता है कि काफ़ी ब्लोटिंग हो रहा है, बहुत डिस्टेंशन हो रहा है, वो ग्रेजुअली ठीक हो जाता है अगर वो थोड़ा बहुत वॉक कर लें। तो वैसे आप डॉक्टर यादव इसी क्योंकि ये सवाल बार बार दूसरी बार हमारे पास रिपीट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आयुर्वेदा का भी आप घरेलू कोई चीज़ बताएं। इसे हम दो परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक तो जो पेशेंट कॉमनली बताता है वो है जैसे ज़्यादा खाना खा लिया, आज हमने नॉनवेज खा लिया, कोई भारी भोजन ले लिया, तो खास तौर पे इपिगैस्ट्रियम रीजन में खास तौर पे पेट के ऊपर एक हैवीनेस सी फीलिंग आती है। कई बार वो डकार आ जाने से या हल्का होने से थोड़ा सा ठीक होता है। दूसरा इफेक्ट आता है जब आपका लीवर इन्वॉल्व होता है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका लीवर इन्वॉल्व है। उस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे आपका बाइल प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है। उन कंडीशंस में क्या होता है कि आपको खट्टी डकार आना और बदहजमी, और आप इसे पेट की समस्या समझते रहते हैं। फिर जब आपको बहुत कभी तेज दर्द होता है तब आपको लगता है कि ये मुझे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि आपको पथरी है। तो इसका मतलब ये कि लीवर का गॉल ब्लैडर भी लीवर के साथ ही अटैच्ड है और उसी के फंक्शन से इन्वॉल्व है। तो वो एक प्रॉब्लम हमको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा लिवर बहुत स्लो प्रोसेस, बिल्कुल सारी बातें नहीं बताता, बट एक समय बाद वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको गैस ज़्यादा बन रही है, हाइपर एसिडिटी ज़्यादा बन रही है। ये फंक्शंस जरूर पेट में ऊपरी हिस्से में हो रहे हैं। पर डॉक्टर यादव, अगर हम जैसे कि आपने बताया पथरी है, ये तो आगे के स्टेप्स हो गए ना। अगर हम अगर इसको नॉर्मल वे में देखें कि नॉर्मल जैसे खाना खाया थोड़ा हैवीनेस लग रहा है, तो अगर डेली उसके अंदर जैसे कि अभी हमने बात की कि वॉक कर लिया, गर्म पानी, तो इससे भी तो ठीक हो सकता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट होती है, कुछ महीनों तक रहती है, देन हम उसको है आगे उसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए कई बार क्या है, हम ओवरलुक करते हैं कि हमको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन हमें मानते हैं गैस बन रही है तो हमने कोई हाजमे की चीज़ ले ली, हाजमोला ले लिया, कंफर्ट हो गया। बट इसमें हम कई बार क्रोनिक प्रॉब्लम या सीवियर प्रॉब्लम को ओवरलुक करते हैं। अक्सर जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है उनमें अक्सर काफ़ी समय तक ओवरलुक होता है। जब पथरी छोटी होती है तभी उसको हम डिसॉल्व करा सकते हैं, बाइल को लिक्विफिकेशन के थ्रू उसकी कंसिस्टेंसी को कम करके हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं पेशेंट्स को। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पे मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगी कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल अपना वॉक या करके करें, लेकिन हाँ अगर प्रॉब्लम परसिस्ट होती है तो ज़रूर अपनी डॉक्टर की सलाह लीजिए आप। तो डॉक्टर गोविंद, हम बात कर रहे थे जॉन्डिस से रिलेटेड लीवर की, तो आप प्लीज़ वो बात। जैसे हम बात करते हैं, जॉन्डिस 3 कारण है। ये तो पित्त की, लिवर में पित्त बना और पित्त की नलियों से में रुकावट है जी, उसमें गॉल स्टोन्स आ गया या फिर कोई ट्यूमर बन गया वहाँ पे, तो पीलिया होता है। दूसरी बात है कि अगर एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया तो फिर सारे लिवर की डैमेज एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है जी, तो उससे पीलिया होता है। और तीसरी बात है कि क्रॉनिक डिजीज चल रही है, किसी को फैटी लिवर है या फिर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, तो लिवर धीरे धीरे डैमेज होता है और एक अंत में आकर करके उनको पीलिया होता है। तो तीनों पीलिया का अलग मतलब है, तीनों का अलग इलाज है। अच्छा, तो वो पता करना, कुछ हम लोग टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और उससे कंफर्म करते हैं कि तीनों में से आखिर कारण कौन सा है और फिर इनका तीनों का स्पेसिफिक इलाज किया जाता है। मैं फिर भी आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे कि बताया कि जॉन्डिस का असर लीवर पर होता है, या लीवर का ये इंडिकेशन है कि आपको जॉन्डिस हुआ है? जॉन्डिस हुई मतलब आपका लिवर में खराबी है, इसका मतलब लिवर या बाइल डक्ट में या पित्त की नली में कोई खराबी है, ये पक्की बात है। ओके, तो जैसे कि अभी आपने हेपेटाइटिस की बात की, तो देयर आर 5 ABCDE हेपेटाइटिस, सबका अलग अलग, तो ये सबका कनेक्शन लीवर से ही रहता है या सबका अलग अलग? सबका कनेक्शन लीवर से होता है। से आप ऐसे याद रखेंगे ना, हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस जी, ये पानी से होता है और प्रिवेंटेबल है। डर्टी वाटर, अनक्लीन वाटर, अनक्लीन वाटर, अगर वाटर में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन हो जाएगा आपको और वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे दो अदर वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस, बी वायरस का इन्फेक्शन और सी वायरस इन्फेक्शन ब्लड से होता है। ब्लड का मतलब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब नहीं होता, कि पहले लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक नहीं करते थे तो उससे हो जाता था इन्फेक्शन, अब उससे नहीं होता है। कोई ऑपरेशन हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई चोट लग गई, तो सेक्सुअल रूट ये इन्फेक्शन फैलते हैं। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हेपेटाइटिस बी का जो कारण है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि वो माँ से बच्चे को आता है। और मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस है, इन्फेक्शन है, तो बच्चे को आएगा।
और वो डिपेंड करता है कि वायरस अगर माँ के अंदर में है और किस स्टेज में है। अगर वो वायरस अगर एक्टिव स्टेज में है तो बहुत उम्मीद है कि इन्फेक्शन बच्चे को होगा ही होगा, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए बताया गया कि हर एक बच्चे का जिसका जन्म हो उसको वैक्सीन लगे, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्यूरिंग पीरियड केयर जब माँ प्रेग्नेंट होती हैं, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी चेक करते हैं कि आप हेपेटाइटिस टेस्ट करते हैं, और ये अगर टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो पक्का बताते हैं कि बच्चे को 2 टीके लगे, एक एक्टिव टीका होता है और एक पैसिव टीका होता है, 2 टीके लगे। और ये तो सब सारी सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है और ये करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर आपने शेयर की। तो जैसे सर ने बताया हेपेटाइटिस बी के बारे में डॉक्टर संदीप, तो इंजेक्शंस जो बच्चों को लगते हैं, मैं एक बार अब जानना चाहती हूँ कि आप कि हमारे व्यूवर्स को आप एक बार क्लियरली बताएं कि कौन सी एज में और कितने डोजेज जो है वो हमें ज़रूर लगवाने चाहिए बच्चे को। अगर हम नए न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात कर रहे हैं तो जन्म के इमीडिएटली बाद या एज अर्ली एज पॉसिबल पहला इंजेक्शन लग जाना चाहिए। अभी जो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट बेस्ड डिलीवरीज होती हैं उसमें फर्स्ट डोज इंजेक्शन की ऑलमोस्ट सेम डे लगती है, और अगर मदर भी प्रेग्नेंट है तो जैसा सर ने भी बताया कि एक पैसिव इम्यूनाइजेशन भी करते हैं साथ में, तो वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन आता है, वो भी उसी टाइम पे लगता है। सो नॉर्मली हम 2 या 3 प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, 0, 1 और 6 या 0, 1 और 2। मतलब आज एक जो इंजेक्शन लगा उसके 1 महीने बाद दूसरा लगेगा और 2 या 6 महीने बाद तीसरा इंजेक्शन लगेगा। टोटल 3 इंजेक्शन का कोर्स है एंड दैट इज़ फाइनल। 3 इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे को 95% से ऊपर सुरक्षा मिल जाती है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपकी मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या नहीं, पर ये डोजेस जो है हमें बच्चे को लगवानी है फॉर उसके आगे फ्यूचर सेफ्टी के लिए। और अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें तो क्या उसकी भी कोई वैक्सीनेशन है? अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और लेकिन हेपेटाइटिस सी के साथ अभी जो रिसेंट काफ़ी दवाइयाँ डेवलप हो गई हैं, सो उससे इलाज बहुत सिंपल हो गया है। यूजुअली 12 हफ्ते का मतलब होता है 3 महीने। 3 महीने के इलाज के बाद हेपेटाइटिस सी करीब पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अनलाइक हेपेटाइटिस बी का इलाज काफ़ी लंबा समय तक चलता है। हेपेटाइटिस सी का बहुत सीमित इलाज है, छोटा इलाज है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है लेकिन उसका इलाज लंबा चलता है। सो जिससे प्रिवेंट हो सकते हैं, आप लंबी इलाज से बच सकते हैं, वो हेपेटाइटिस बी है। सो उससे प्रिवेंट होना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, थैंक यू। तो डॉक्टर यादव, आप हेपेटाइटिस बी और सी के प्रिवेंशन के बारे में आयुर्वेदा के नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली औषधियाँ हैं वो ज़्यादातर लिवर के फंक्शन को अच्छा करती हैं। उनमें हेपेटाइटिस बी के संबंध में एक रिसर्च हुई है जिसमें कि भूमे आमल की एक ऐसी औषध है जो इस पे काफ़ी अच्छा काम करती है और काफ़ी यूटिलाइज हो रही है। हम और इजीली हमारे भारत में ग्रामीण इलाके में, खेतों में और बरसात के टाइम में खूब मिलने वाली औषध है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी औषधियाँ जो इस्तेमाल करते हैं वो लिवर की हेल्थ को ध्यान में रख के करते हैं। ख़ास तौर पे लिवर डैमेज होता है पित्त वृद्धि से। पित्त जब भी आप रुक्ष, तीक्ष्ण, अम्ल, क्षार युक्त भोजन, जैसे आजकल फास्ट फूड, नॉन वेज, इस तरह का खाना या ड्रिंक्स लेना, शराब का इस्तेमाल करना, या ऐसा जो भोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है, ये सब मिलके लिवर को डिस्टर्ब करते हैं। और लिवर के फैट को बढ़ाते हैं, जिसे आप हाई कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर के रूप में, पहले सबसे शुरुआती दौर में लिवर में फैट डिपोजिशन होता है। होता क्या है, फैट डिपोजिशन से जो लिवर के सेल्स जूसेस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो हैम्पर कर जाता है। और जब भी आपका खाना आता है फिर वो पचाने में डिस्टरबेंस होता है और वो एक विशियस साइकिल को उत्पन्न करता है जो आपके पूरे पेट में, डाइजेशन में, हेल्थ इश्यूज सबको क्रिएट करता है। कुछ लक्षण जैसे होते हैं, जैसे मुंह का टेस्ट फीका लगना, अच्छा, भूख ना लगना। हमारे यहाँ रोगा सर्वे अपनी मंदागन हो जाए थे, यानी फर्स्ट सिम्टम्स है आपकी भूख कम हो जाएगी। जी, फैटी लीवर पे अभी हम एक बार आपसे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? मैं गुरमुखी बोल रहा हूँ। जी गुरमुखी जी, आपका इस्तकबाल है। आपकी उम्र बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी उम्र 40 साल है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लिवर फूड फैक्ट्री है, तो मुझे जो टेस्ट बताया था LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जी, मुझे जानना है क्या ये ब्लड टेस्ट ही होता है, कितना सरल है ये टेस्ट, कितना महंगा पड़ता है और क्या इसके पैरामीटर्स आते हैं, कैसे मैं जानूं कि मेरे LFT के रिजल्ट्स ठीक आए हैं कि मुझे लिवर की कोई बीमारी हो सकती है? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। तो डॉक्टर गोविंद, आप क्या कहना चाहेंगे टेस्ट के ऊपर?
हाँ गुरमुख जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर जो हम लोग टेस्ट करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट ना, तो 3 उसके पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो बताता है SGOT SGPT या ALT AST, ये बताता है कि आपके अंदर जो लीवर के सेल्स हैं उसकी डैमेज हो रही है। तो नॉर्मल एक लेवल होता है उसका विद इन नॉर्मल आदमी, और अगर ये लेवल बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि लीवर की डैमेज चल रही है। ओके। सिम्टम नहीं आएंगे लेकिन लीवर की डैमेज चल रही है। दूसरा टेस्ट होता है एक एल्बुमिन का, तो वो बताता है कि लीवर का टोटल कितना काम कर रहा है। अगर एल्बुमिन कम हो रहा है इसका मतलब लीवर का डैमेज काफ़ी एडवांस्ड है। ओके। और तीसरी बात होती है एक बिलिरुबिन, जो पीलिया दिखाता है कितना बड़ा है बिलिरुबिन। और ये टेस्ट सभी जगह अवेलेबल हैं, कोई भी लैब हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटा गांव हो, वहाँ भी ये टेस्ट अवेलेबल है और बहुत महंगा नहीं होता। आई थिंक 200-300 में ये टेस्ट हो जाता है। और टेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है अगर टेस्ट आपने कर लिया और लगा कि मेरा SGPT बढ़ गया है या बढ़ा हुआ है, तो अगर वो एक बार बढ़ा मिला तो आप एक और रिपीट कर लीजिए 1 महीने के बाद में। ओके। और फिर बढ़ा मिला, इसका मतलब वो बीमारी चल रही है, वो गलत रिपोर्ट नहीं है, वो बीमारी चल रही है। और किसी डॉक्टर से मिलें, पता करें कि आखिर सेल डैमेज क्यों हो रहे हैं। और ये सेल डैमेज परसिस्ट करेगा फॉर मेनी ईयर्स, जिससे पहले हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो लीवर की खराबी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे पता चले कि लीवर सेल डैमेज चल रहे हैं तो उसको हम रोक सकते हैं। पता करें क्यों डैमेज हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं जी। तो LFT करना बहुत अच्छी बात है, बहुत महंगा नहीं है और सभी जगह अवेलेबल है। राइट, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अब जैसे किसी ने टेस्ट करवाया से अपना पूरे जैसे एक हेल्थ का पूरा टेस्ट करवाया और उसके अंदर LFT KFT सारे टेस्ट हुए, तो वो ब्लड टेस्ट हुआ, उससे आपको ये पता लग गया कि आपका फैटी लीवर है। उसके बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना गो फॉर द अल्ट्रासाउंड। उससे किस तरह की पिक्चर क्लियर होती है? और जब हम फैटी लीवर की बात करते हैं उसमें ग्रेड्स भी आते हैं, ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 फैटी लीवर है, तो वो आप हमें समझाइए कि वो क्या चीज़ होती है। देखा, हमारे लीवर में हमेशा फैट होता है, थोड़ा फैट होता है जी। हम अगर लीवर के अंदर 100 सेल हैं तो 5 में फैट होता है, वो नॉर्मल है। ओके। हर एक व्यक्ति को थोड़ा फैट होगा। अगर वो फैट किसी का बढ़ जाए तो सेल बड़े होने लगते हैं। ओके। जब सेल बड़े होने लगते हैं तो कुछ लोगों को वो सेल में इन्फ्लामेशन होती है और उस कारण से सेल की डैमेज होने लगती है। ओके। तो पहली बात तो हम फैटी लिवर देखा हमने और ग्रेड कर लिया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसका बहुत मतलब नहीं है। अच्छा। हमारे लिए एज ए पेशेंट के लिए बहुत मतलब नहीं है दैट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कितना फैट है। ग्रेड 3 मतलब बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा फैट। उसका हम देखते हैं कि फैट तो जमा है लेकिन उसका क्या नुकसान क्या हो रहा है उसका। जी। अगर वो SGPT बढ़ गया इसका मतलब फैट भी है और वहाँ सूजन भी हो रही है, मतलब वहाँ पे सेल की डैमेज भी हो रही है। और ये चलती रहे तो अल्टीमेटली सिरोसिस, मतलब लीवर आपका नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा और तब उस समय उसको रिवर्स करना, वापस लेकर आना पॉसिबल नहीं है। और अभी देख लिया, अभी फैटी लीवर है और SGPT थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो अभी हम उसका इलाज करें और इसको हम वापस ले आ सकते हैं नॉर्मल लेवल पे। ओके। जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, जब सिरोसिस हो जाएगी तब वापस नहीं आ सकते, वहाँ से फिर सिम्टम होंगे और बीमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप टेस्ट करें और टेस्ट में कोई चीज़ मिलती है तो उसका कारण पता करें कि क्यों लिवर में फैट जमा है, क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है और उसका फिर इलाज करें। राइट। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर हम रीजंस की बात करें फैटी लीवर, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जब भी टेस्ट करवाते तो फैटी लीवर अमूमन दिखता ही है, तो क्या इसके बेसिक कारण क्या है इसका कि क्यों होता है एक इंसान का फैटी लीवर? अभी भी सबसे कॉमन कारण जो फैटी लीवर का है वो अल्कोहल है। ओके। अल्कोहल सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है। उसके अलावा दूसरा जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, उसका कारण आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली अगर आप को ओबेसिटी है, आप बहुत मोटे हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, तो उस सूरत में भी आपको लीवर में फैट जमा होने लगता है। उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, जो लॉन्ग टर्म वाले इन्फेक्शन है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी एंड सी, उनकी वजह से इनिशियल स्टेजेस में फैटी लीवर शुरू होता है। सो अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 3 मेजर कारण हैं, एक तो अल्कोहल, दूसरा लाइफस्टाइल और तीसरा इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी और सी। तो जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा, डॉक्टर यादव, लाइफस्टाइल, तो खाना पीना यानी कि हमारा, बिकॉज जैसे हमने शुरू में भी बात की कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, अगर हम उसको अगर कंट्रोल करते हैं तो हमारी अपने आप बॉडी की हर एक जो हिस्सा है वो अपने आप रिकवर करना शुरू कर देता है। तो मैं आपसे आहार विहार की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रूबी है।
जी रूबी जी, आपका इस्तकबाल है। आपकी क्या उम्र है, कहाँ से बोल रही हैं और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 30 साल है और मैं सेंट्रल दिल्ली से बोल रही हूँ जी। मैं डॉक्टर विनोद यादव जी से पूछना चाहूँगी, मुझे आप बिफोर 2 months मुझे टाइफाइड हुआ था। आफ्टर दैट मुझे बदल की डकारें एंड पेट में दर्द, मतलब ये सब होने लग गया था। ओके, तो आप जानना चाहती है कि उसका क्योर जानना चाहती है, आप किसे कैसे ठीक किया जाए। डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहती है कि इनको टाइफाइड हुआ था। देखिए, तो टाइफाइड में बेसिकली हम इसको आंतरिक ज्वर बोलते हैं, यानी आंतों में एक तरह का फीवर है जो लो ग्रेड का लंबे समय तक रहता है और ये आंतों के अंदर के एटमॉस्फेयर को खराब करता है, डिस्टर्ब करता है, जिससे हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आहार रस का पाचन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। होता क्या है कि आप इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा मानता है कि बीमारी ठीक होने के बाद आपको अपथ्य नहीं करना है, यानी गलती नहीं करनी है खाने पीने में। होता है क्या है, जैसे आप ठीक हुए और तुरंत आपने हेवी फूड लेना शुरू किया, जैसे ही आप हेवी फूड लेते हैं तो फिर से आपका डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है और आपके पाचन में प्रक्रिया डिस्टर्बेंस होती है। इसका लीवर से ऐसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है और बार बार होता है आपको लो ग्रेड में, तो इसलिए एक प्रॉब्लम होती है जिसमें अफारा, बदहजमी, पेट में दर्द, बुखार रहना, ये सब लक्षण आते हैं। लेकिन इसका आप इलाज करें और कुछ दिनों तक बिल्कुल हल्का खाना खाएं। जैसे आप खिचड़ी का, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, कच्चे पपीते की सब्जी खा सकते हैं। लघु सुपाच्य आहार, वह खाना जो आसानी से आपका पच जाए, ठीक है। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे आपकी अग्नि वृद्धि होती है, यानी आपकी डाइजेशन पावर इंक्रीज करती है। जब वो धीरे धीरे इतनी हो जाती है कि आप काफ़ी सॉलिड या ठोस आहार पचाने लायक हो जाते हैं, तब आप खाएंगे तो आपको इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। पर ये कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, अक्सर पेट के संबंध में, लिवर के संबंध में, कि लोग ठीक होते ही अचानक खाना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है, मेडिसिन से भी होता है। जैसे आप बहुत गर्म मेडिसिन हैं जो तासीर में गर्म है, या हेवी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, उसके बाद भी जो फ्लोरा है आपके एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन के भीतर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं करेगा, जिससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेट फूलना, गैस बनना, अफारा होना, गैस नीचे को ना निकलना, डकारें ऊपर को आना। और थोड़ा भी खाते हैं आप, बहुत हल्का भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है। और ख़ास तौर पे एक और नोटिस किया होगा, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए हाथ पांव कितने पतले हैं, पेट फूल रहा है। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सिम्टम्स है। तो ये भी लिवर की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है लगातार, जिससे कि गैस बन रही है, वायु बन रहा है और वो आंतें फूल रही हैं और तनाव दे रही हैं। तो वातानुलोमन यानी वायु का अनुलोमन, नीचे को निकल जाना ही सबसे है। अगर नीचे को नहीं जाएगी तो डकार लेंगे। बहुत सारे कॉलर है सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। कॉलर है। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है, अपना नाम बताइए। मैं नैना बात कर रही हूँ। जी नैना जी, डॉक्टर विनोद से सवाल करना है जी कि बेसिकली अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या होम रेमेडीज है कि क्या हम अपना हेल्दी खाएं जिससे कि सही रहे लिवर, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वही जिस सवाल की हम बात कर रहे थे कि किस तरह का खाना हम लोग खाएं, बिकॉज लाइफस्टाइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में प्ले करता है रोल। तो किस तरह का खाना हमें खाना है, क्या डूज एंड डोंट्स होनी चाहिए? कहावत है, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। जो शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो कंकड़ पत्थर भी खा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसमें प्रॉब्लम है, देखिए प्रकृति का हमारा सिद्धांत, शरीर का एक कोहेरेंस, एक डायनेमिक बैलेंस में हमारा शरीर सिस्टम सेट है। 24 घंटे में साइकिल सेट है, कब आपको खाना है, कब आपको खाना नहीं खाना है। जब मध्याह्न में सूर्य पीक पे होता है तब आपका भोजन पचता है, लेकिन सायंकालीन 3 से 5-6 बजे के बीच में आपको आहार नहीं लेना चाहिए, उस समय खाना नहीं बनता। आजकल कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग रात में खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सब इंडाइजेशन का कारण होता है। दीज अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, ये सारी आपकी बीमारियों को जन्म देने वाला कारण बनता है। तो आप अपने खाना वो खाएं जो पच जाए और सही समय पे दोबारा आपको भूख लग जाए, ये आपको बेस्ट इंडिकेटर है। और सेकंड बात, अंग लाघव, यानी शरीर में आपको हल्कापन आएगा और रुचि,
यानी कि आपको खाना खाने की इच्छा उत्पन्न होगी। कहते हैं ना कई बार बहुत तेज भूख लगी, कुछ भी मिल जाए, ठीक है खाना, और कभी कभी आप कुछ भी खाना खा लिया, ठीक है टाइम हो गया खा लिया, ये स्थिति नहीं होनी समय चाहिए। समय से खाना और सही खाना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि समय पे ही खाएं। बिल्कुल। मान ली सुबह भूख नहीं है तो आप खाना मत खाएं। अच्छा। जब आपको भूख लगे तभी खाना। बिल्कुल ठीक आपने कहा। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं भी आपसे भी जानना चाहूँगी, इनफैक्ट आप सभी से लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी डाइट के हिसाब से, बिकॉज ओवरवेट जैसे हमने बात की भी बहुत बड़ा मेजर रीज़न है फैटी लीवर का, तो आप क्या गाइड करते हैं? दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है जी। हाइड्रेशन मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड, खूब सारा पानी पीना है। और तीसरा मल्टीपल स्मॉल मील्स, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाने की जो प्रवृत्ति है उसको हटा के हर 2 से 3 घंटे में अगर आप छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाएंगे तो आप काफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपके लीवर के ऊपर सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। रादर कि हम एक साथ बहुत सारा खाना खा लें पूरे दिन में एक बार, वो आगे चल के परेशानी का सबब बनता है। सो 3 मेजर चीज़ें हैं, आपने हाइड्रेट करना है, मल्टीपल स्मॉल मील्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीनों चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हैं देन आपका लीवर लंबे समय तक काम करता रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर गोविंद, आपका कहना है कि खाना और खर्च करना, इसको आप कैसे अपने शब्दों में समझाएंगे? रतिका जी, जिसे बताया आपने ना कि ये सीधी सी बात है कि जो हम खाना खाते हैं वो कैलोरीज इसमें है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, और हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्वायरमेंट इतनी है और हमने इतना खाया तो और हमने खर्च नहीं किया, जितना हमने कमाया उतना खर्च नहीं किया, तो फिर वो जमा होगा, जैसे बैंक बैलेंस, राइट। तो ये बैलेंस कहाँ जमा होता है? बैलेंस जमा होता है हमारे शरीर के अंदर में। तो पहले मोटापा आएगा, लाइक सब जगह चर्बी जमा होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया कि चर्बी जो इंडियंस में जमा होती है वो पेट में जमा होती है जी। तो ये चर्बी अच्छी नहीं है, तो पेट की चर्बी, और वही चर्बी लिवर में जमा होती है। तो जब चर्बी जमा हुई तो वही लिवर में सूजन होगी, डैमेज शुरू होगा। राइट। तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने और डॉक्टर विनोद ने बताया कि 3-4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि जितनी भी बीमारियाँ लीवर की ना, फैटी लिवर, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी वायरस, सारी प्रिवेंटेबल हैं। हम थोड़ी सी जिज्ञासा मन में हो और मन में हम ठान लें कि मुझे लिवर बीमारी ना हो तो नहीं होगी, ये पक्की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है फैटी लिवर। फैटी लिवर का एक ही कारण है, और ये देखा गया कि दुनिया भर में एवरी 3rd पर्सन, हर एक तीसरा व्यक्ति को फैटी लिवर है जी। इवन बच्चे भी हैं, अब देखेंगे छोटे बच्चे भी हैं, 8 साल के, 9 साल के, उनको भी फैटी लिवर है। आप सोचो कि 8 साल का बच्चा है, उसकी लाइफ 70 साल की है, तो क्या कब तक लीवर चलेगा? कब तक लीवर, बिल्कुल। सो इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को एक तो खाने पे कंट्रोल करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी खाएं। और ये भी देखा गया अपने इंडियन समाज में, देखा गया कि स्पेशली फॉर मदर्स एंड लेडीज एट होम, खाना बच गया रात में तो ख़त्म कर लो। तो वो ख़त्म के चक्कर में ही हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। ज़्यादा खा लेते हैं, और उस कारण से वो बताया विनोद बताया कि आप कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी को दे दें, आप या कल खा लें उसको, बहुत फूड को कभी बात नहीं करना चाहिए। आप किसी को दे दें, या फिर पशु को दे दें, पक्षी को दे दें। सर डॉक्टर गोविंद, मैं इसी पे आप चाहूँगी कि आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा मैसेज हमारे व्यूवर्स के आप शेयर करें, सो दैट और क्लैरिटी उनको आ जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? लीवर इज़ लाइफ, सेव लीवर, और वो अपने हाथ में है। रोज़ व्यायाम करें एटलीस्ट 40 मिनट्स, और खाने पे ध्यान रखें। बिल्कुल। शराब नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीते हैं तो कम कर लें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाहेंगे? लीवर को आपको हेल्दी रखने के लिए वही 3 चीज़ें बहुत एकदम कंठस्थ तरीके से रखनी है कि मल्टीपल स्मॉल फीड, थोड़ा थोड़ा खाएं, भूख लगती है तो ज़्यादा बार खाएं, कोई परेशानी नहीं है। अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट करना है, पानी खूब सारा पीना है, और एक्सरसाइज से आप दूर नहीं भाग सकते। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ प्रैक्टिसेस। आई मीन जैसे कि आप अल्कोहल है तो अल्कोहल छोड़ दें, सेक्सुअल बिहेवियर अपना कंट्रोल रखें, अगर अनकंट्रोल्ड है तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए टू कवर द हेपेटाइटिस बी एंड सी। नॉर्मल लाइफ के लिए अगर आप बेसिक स्मॉल चीज़ें करते रहेंगे तो आपका लीवर लंबे समय तक साथ देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर यादव, आप आयुर्वेद ये मानता है कि जो हमारा पूरा शरीर टिका हुआ 3 ट्राइपॉड्स पे टिका है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार में आपको हेल्दी चीज़ लेनी है जो आपको आसानी से पच जाए
और भूख लगे, पचने के बाद सुबह आपका पेट साफ हो जाए, ये एक नियम है। निद्रा मीन्स रेस्ट, सिस्टम ने काम किया उसको आराम दीजिए। और ब्रह्मचर्य मीन्स मेंटेनेंस ऑफ योर सिस्टम, अपने चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा हो, चाहे योग के द्वारा हो, और इसके साथ साथ मानस हेल्थ, मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे विचार सोचें, अच्छा लोगों के लिए सोचें, और अच्छा खाएं और अच्छे से रहें, तो आपका कंप्लीट लीवर ही नहीं हेल्थ हो गया, आप भी हेल्थ होंगे, आपके समाज भी हेल्थ होगा, हमारा देश भी स्वस्थ और समृद्ध होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेशल लीवर केयर पे हमारे साथ शेयर की, सो थैंक यू सो मच। तो हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की ये जो लीवर केयर पे हमारी पेशकश है आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपके भी कोई सवाल हो या कोई राय हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।